हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो बच्चों अब आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट नंबर सेकंड पे। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रे मैंने पढ़ाया था आपको। तो जिसने ना देखा हो तो वो वाला लेक्चर एक बार देख लें। उसके बाद अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एनोड रे। क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनोड रे। देखो बच्चों, ऐसी है बात कि जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तो उनको कैथोड में से कुछ कैथोड रे निकलती हुई दिखी। तो सबने सोचा यार अगर कैथोड में से निकलते तो एनोड में से भी निकलनी चाहिए। पर ये बात गलत है बच्चों, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस कभी टूटता नहीं है। मतलब न्यूक्लियस को भी आगे जाके तोड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतने बजट में तो तोड़ा नहीं जा सकता ना। तो पॉजिटिव तो ऐसे नहीं मिल सकता। तो कोई भी टीचर या कोई भी दोस्त आपको ऐसे समझा रहा हो कि एनोड में से कुछ रेस निकलेगी, तो उसकी बात हमेशा गलत है। या तो वो गलत उसने पढ़ लिया है या गलत उसने सुन लिया है, क्योंकि एनोड रे का ओरिजिन कुछ अलग ही है। तो एनोड रे का ओरिजिन हमें समझाने की कोशिश करी थी, हमें समझाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। उनका नाम था यूजीन गोल्डस्टीन। उन्होंने हमको समझाया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन के बारे में बताया उन्होंने, और सबसे पहले एनोड रे के बारे में उन्होंने हमको बताया बच्चों। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा? उन्होंने 60 सेंटीमीटर, वही पुरानी कहानी कि 60 सेंटीमीटर डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो सबसे पहले वही कि 60 सेंटीमीटर उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो ये 60 सेंटीमीटर डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, और उसको फिर एक तरफ कैथोड से जोड़ दिया, एक तरफ कैथोड से जोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक मेटल इलेक्ट्रोड ना लगाकर उन्होंने परफोरेटेड एनोड लगा दिया। क्या लगा दिया? परफोरेटेड एनोड लगा दिया। एक मिनट, परफोरेटेड कैथोड लगा दिया। क्या लगा दिया? परफोरेटेड कैथोड। वो उसमें भी मैंने परफोरेटेड पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा परफोरेशन का है। यहाँ पे तो उन्होंने परफोरेटेड ही इस्तेमाल करा था, ज्यादातर परफोरेटेड इस्तेमाल करा था। तो उन्होंने एनोड तो वही इस्तेमाल करा, ठीक है, एनोड तो वही इस्तेमाल करा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने परफोरेटेड एनोड यूज नहीं करा, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज कर लिया। मतलब कैथोड जो है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, वो कैथोड ले लिया, वो परफोरेटेड ले लिया। तो यहां पर उन्होंने क्या करा? एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया बच्चों, परफोरेटेड। तो वैसे भी जे थॉमसन ने कहा था कि साइज से, शेप से फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोड को, तो कैसा भी इलेक्ट्रोड ले सकते थे। तो एक तरफ जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी तरफ जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव टर्मिनल इसको नेगेटिव कर देगा। पॉजिटिव वाले को एनोड बोला जाता है, इस वाले को कैथोड बोला जाता है। ठीक है जी, कैथोड बोला जाता है, और परफोरेटेड कैथोड लिया गया। तो बच्चों क्या ऑब्जर्व करा गया? ऑब्जर्व ये करा गया कि जब वैक्यूम पंप से थोड़ा प्रेशर हमने कम कर दिया, वैक्यूम पंप से प्रेशर कम कर दिया, और डिस्चार्ज ट्यूब में हमने बच्चों हाइड्रोजन गैस डाली। डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस डाली? हाइड्रोजन गैस डाली। तो यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाली गई। हाइड्रोजन गैस थी डिस्चार्ज ट्यूब में जो डाली गई। तो बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हुआ ये कि अगर मैं एटम बना दूं यहाँ पे हाइड्रोजन का, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ रहे हो बात को। तो ये मैंने हाइड्रोजन गैस के कुछ एटम बना दिए, हाइड्रोजन गैस के कुछ क्या बना दिए? एटम बना दिए। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो जब काम शुरू हुआ तो जे थॉमसन ने तो पहले से डिस्कवरी कर रखी थी कि कैथोड में से कुछ रे निकलती है, और कैथोड में से जो रे निकलती है उसे कैथोड रे बोलते हैं। कैथोड रे स्ट्रेट ट्रैवल करती है। कैथोड रे में मटेरियल पार्टिकल होता है। कैथोड रे में जो मटेरियल पार्टिकल होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी कर ली थी, जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था। समझ रहे हो? ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? मजे आ गए होंगे, रिदम से बोल दिया ना एक बार, है ना। तो देखो क्या हुआ ये बच्चों कि कैथोड में से जो कैथोड रे निकल रही थी वो अपने साथ मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रही थी।
तो बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही हाई स्पीड से आ रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक कहानी ये है कि 100 हाथी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और सामने दीवार है, तो बताओ दीवार का क्या होगा? दीवार तहस नहस हो जाएगी। 100 हाथी बहुत ही तेज अपनी लास्ट कैपेसिटी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, अपनी अंत वाली कैपेसिटी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो बताओ क्या हाल होगा? दीवार टूट जाएगी, दीवार तहस नहस हो जाएगी पूरी की पूरी। तो ये बिल्कुल हाथियों के समान है बच्चों। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से रेस निकल रही है और रेस के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल हाथी की तरह है, इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल हाथी की तरह बिहेव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फिर? ये इलेक्ट्रॉन एटम के, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और एटम में से इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देंगे कि भाई तू भी हमारे साथ चल, कि भाई तू भी हमारे साथ चल। तो यहां पे कहने का ये मतलब है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और एटम के इलेक्ट्रॉन को कर देंगे जी, एटम के इलेक्ट्रॉन को कर देंगे जी नॉक आउट। क्या कर देंगे? नॉक आउट कर देंगे बच्चों, नॉक आउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम का इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया, तो जब एटम का इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो ये शेल भी हट जाएगा, पूरा पूरा ये शेल भी हट जाएगा, और जब ये शेल हट गया तो क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारी गैसेस होगी और बहुत सारी गैसेस में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे, तो बहुत सारे एटम के जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे तो पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। क्या रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव रह जाएगा। अब जब पॉजिटिव रह जाएगा तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव किस तरफ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव है ये कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके टकराएंगे, कुछ होल में से पास हो जाएंगे बच्चों, कुछ होल में से पास हो जाएंगे, और जो होल में से पास हो गए वो इधर जाके स्ट्राइक करते हैं, जो होल में से पास हो गए वो इधर जाके स्ट्राइक करते हैं और पीछे के हिस्से को थोड़ा गर्म कर देते हैं, पीछे के हिस्से को थोड़ा रेड ग्लो कर देते हैं, गर्म कर देते हैं पीछे के हिस्से को। ठीक है, तो एनोड में से कोई रेस निकली क्या? तो आपका जवाब होगा एनोड में से कोई रेस नहीं निकलती है, एनोड में से कोई रेस नहीं निकलती है। असल में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस डाली थी, तो हाइड्रोजन गैस में एक प्रोटॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब कैथोड की जो रेस है, कैथोड की रेस में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एटम के, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को टकराकर नॉकआउट कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा। वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, कुछ परफोरेटेड होल में से निकल जाएंगे और कुछ होल में से निकल जाएंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये जो पीछे की तरफ इनका चलना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने एक रे बना दी जिसको एनोड रे कहा जाता है। A/R लिख सकते हो एनोड रे को, क्या लिख सकते हो? एनोड रे। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रे। एनोड में से कोई भी रे नहीं निकलती है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में से कोई भी रे नहीं निकलती है। रे निकलने का सीन मैंने आपको समझा दिया कि रे कैसे बनती है। क्या आपको आ गया अच्छे से? पक्का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत होगी तो दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि थ्योरी क्या क्या लिखा रखे, एक एक शब्द जरा थ्योरी का भी देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ एनोड रे, ओरिजिन ऑफ एनोड रे, एनोड रे आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम बाय द कोलिजन ऑफ हाई स्पीड कैथोड रे, बाय द कोलिजन ऑफ हाई स्पीड कैथोड रे ऑन देम। फिर फुल स्टॉप करके उसके आगे से यहां से लिख लेना, दस एनोड रे आर नॉट एमिटेड बाय एनोड, मतलब एनोड रे कभी भी एनोड से नहीं निकाली जाती है, बट आर प्रोड्यूस इन द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, पर वो कैथोड और एनोड के बीच के स्पेस में बनती है बच्चों। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा पॉजिटिव उधर को मूव करेगा और तभी से हमारी एनोड रे बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है बच्चों एनोड रे की कुछ चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब एनोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी जो आपको पता ही है कि हीटिंग इफेक्ट करता है, लाइट भी देने का काम करता है, तो वो सारी की सारी चीजें पता ही है आपको, लेकिन 3 प्रॉपर्टी जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, तो पहली प्रॉपर्टी है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो भाई स्ट्रेट लाइन का सीन मैंने आपको पहले ही बता रखा था, बीच में ऑब्जेक्ट रखो, शार्प शेडो आपको दिख जाएगी, तो वहां पे आपको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, या मटेरियल पार्टिकल से बनती है।
दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनती है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा लेक्चर देख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, मैं यही कहूंगा, लेक्चर नंबर 1 देख लो, वहां पे मैंने शेडो के बारे में, मटेरियल पार्टिकल का चेक करने के बारे में, पैडल वाले के बारे में, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट कर जाता है, तो वो मैंने ट्यूब बना के समझा रखा है, लेकिन अभी मैं नहीं समझा रहा हूं उसमें, क्योंकि जरूरी भी नहीं है समझाना, एक बार समझ लिया बस काफी होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया बस इतना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टी आप याद रखना है, एनोड रे स्ट्रेट ट्रैवल करती है, एनोड रे मटेरियल पार्टिकल से बनती है, एनोड रे का पॉजिटिव चार्ज, एनोड रे का पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड रे के पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ओके बच्चों, तो यहां पर बात अब ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन, उसका फिर प्रोटॉन नाम रख देगा पार्टिकल का, तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से निकाला गया। तो बच्चों ये कैलकुलेशन यूजिन गोल्डस्टीन ने करी थी, कोई दूसरा साइंटिस्ट नहीं आया, तो आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको मास ऑफ चार्ज निकालने की कहानी बताता हूं। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। टाइम बचाने के लिए लिख देते हैं बच्चे हम बस ये, और क्या करें, और नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा देखो, तो इन्होंने भी सबसे पहले स्पेसिफिक चार्ज निकाला, स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय एम, चार्ज बाय एम प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज बाय एम इन्होंने निकाला 9.58 इंटू 10 की पावर 4, 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम, कूलम पर ग्राम, ये इन्होंने निकाल दिया था, कैलकुलेशन करी है। तो ये हायर लेवल में आप कैलकुलेशन पढ़ोगे, अभी तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज यूजिन गोल्डस्टीन ने इतना निकाला था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद ये हुआ कि हमें पता चला कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, तो चार्ज तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तभी तो आइटम स्टेबल होता है, नहीं तो आइटम कैसे स्टेबल होगा, ऐसे ही स्टेबल हो जाएगा हवा में, ऐसे तो स्टेबल हो नहीं पाएगा। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तभी तो आइटम स्टेबल होगा। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबरी में होते हैं, प्लस माइनस बराबरी में होता है, तो चार्ज भी क्या होगा, बराबरी में होगा, चार्ज भी बराबरी में होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा फिर, इन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए, मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए इस वाले चार्ज को स्पेसिफिक चार्ज से कर दिया डिवाइड, इस वाले चार्ज को स्पेसिफिक चार्ज से कर दिया डिवाइड, तो Q अपॉन Q बाई एम इज इक्वल टू, ये चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये है Q बाई एम, तो Q बाई एम की वैल्यू है 9.58 इंटू 10 की पावर 4, 9.58 इंटू 10 की पावर 4। तो जब बच्चों आप इसे डिवाइड करोगे तो ग्राम में वेट आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24, यह आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। और आप अगर इसे केजी में लिखेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा केजी, 25, 26, 27, ठीक है। तो बोर्ड से बाहर तो नहीं गया, हमें बार बार देखना पड़ता है कि चीज़ें बोर्ड से बाहर तो नहीं गई है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो बच्चों ये याद रखना, एनोड रे कभी भी एनोड से नहीं निकलती है, एनोड रे कभी भी एनोड से नहीं निकलती है, और वो हाइड्रोजन आइटम से बनती है, और कैसे कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया। ओरिजिन मैंने एनोड रे का समझा दिया आपको, ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। प्रॉपर्टीज में मैंने एनोड रे की आपको समझा दी कि स्टेट ट्रेवल करती है, मटेरियल पार्टिकल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और मैंने चार्ज और मास के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन उससे पहले बच्चों एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा जो हेनरी ब्रैकवेल ने हमें बताया था, जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम रेडियो एक्टिविटी पर गौर करेंगे, उसके बाद जाकर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। अब दोनों का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले से नोट करिए, फिर मैं रेडियो एक्टिविटी को जल्दी इसमें जल्दी कर देता हूं, खुद ही लिख देता हूं, टाइम बचता है ना, तो इसलिए बढ़िया है बस अपना, है ना। तो जल्दी नोट करो, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी करेंगे।
ओके बच्चों, तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ये कनेक्ट है जरा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है पहले। तो रेडियो एक्टिविटी हेनरी ब्रैकवेल ने 1896 में खोज करी थी रेडियो एक्टिविटी की। उन्होंने बोला कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खुद से मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से काम करते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, दो बच्चे हैं जो खुद से अपना होमवर्क कर लेता है, खुद से अपना काम कर लेता है, लेकिन एक है जिसकी पिटाई करनी पड़ती है तब वो होमवर्क करता है। तो कौन स्पॉन्टेनियस हुआ? स्पॉन्टेनियस वो हुआ जो खुद से कर लेता है ना जी। तो वैसे ही क्या बोलते हैं, खुद से जो डिसिप्लिन में पढ़ रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, और जो जबरदस्ती पढ़ रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस आप ऐसे समझ सकते हो। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो खुद से कुछ रेज निकालते हैं, कुछ रेडिएशन निकालते हैं, उन एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और होने वाले फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे बच्चों आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो जिसके न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। तो जे थॉमसन इस रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के बारे में पढ़ रहे थे। वो कुछ ऐसी शील्ड मेटल बनाना चाहते थे कि हम एलिमेंट को शील्ड मेटल में रख सकें और उसकी रेज, उसकी रेडिएशन कहीं ना फैले। चलो वो तो आगे की बात है, पहले मैं रेडिएशन बता देता हूं कि किस किस तरीके के रेडिएशन होते हैं। तो हुआ ये कि एक उन्होंने बना लिया था, उनको पता था कि एक बॉक्स हमको लेना है जिसको बोलते हैं लेड बॉक्स। उसमें हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल डाल देंगे। उसमें हम क्या डाल देंगे? रेडियो एक्टिव पार्टिकल डाल देंगे। ये हमारा रेडियो एक्टिव पार्टिकल हो गया, रेडियो एक्टिव पार्टिकल या एलिमेंट लिख लो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लिट लगा देता हूँ। स्लिट लगाने का सिर्फ ये मोटिव है कि आसपास की रे स्लिट से टकराए और एक सीधी रे मुझको मिले, ठीक है, एक सीधी रे मुझको मिले। और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक मैंने नेगेटिव लगा दिया, और एक मैंने यहाँ पे कुछ प्लेट बना दी, ठीक है जी। ये ZnS की प्लेट हो गई, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट हो गई, जिससे मुझे पार्टिकल का पता रहेगा। मैंने जिंक सल्फाइड के बारे में बताया था, वो केमिकल होता है जिसपे अगर छोटा सा पार्टिकल बहुत ही लाइट की स्पीड से हिट करता है तो वो चमकता है। वो क्या करता है? चमकता है, उस स्पॉट पे चमकता है फिर, ठीक है, जैसे लेजर लाइट के साथ होता है। तो ये पार्टिकल जो है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है, ये इधर भी रेडिएशन देगा, इधर भी रेडिएशन देगा। तो कुछ स्लिट में से भी रेडिएशन निकलेगा। तो कुछ स्लिट में से जो रेडिएशन निकलेगा बच्चों, वो रेडिएशन तीन हिस्सों में बढ़ गया। कुछ चीजें पॉजिटिव की तरफ चली गई, कुछ चीजें नेगेटिव की तरफ चली गई, और कुछ चीजें सीधी निकल गई। तो वो चीज जो पॉजिटिव की तरफ चली गई उसको बोला गया कि ये आपका बीटा पार्टिकल हुआ, ये आपकी बीटा रेज होगी, या पार्टिकल भी बोल सकते हो। पार्टिकल मतलब रेडिएशन में से वो पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज का होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा उसका बीटा रेज या बीटा पार्टिकल उसको बोलने लग गए। और जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा उसे अल्फा पार्टिकल बोलने लग गए। उसे क्या बोलने लग गए? अल्फा पार्टिकल बोलने लग गए, ठीक है। लेकिन जो अनडिफ्लेक्टेड यानी कि सीधा सीधा निकल जाएगा उसे गामा रेज बोला गया, उसे गामा रेज बोला गया। गामा पार्टिकल नहीं बोलते, गामा रेज बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता उसमें, सिर्फ रेज होती है। तो गामा रेज कुछ ऐसी होती है बच्चों, सबसे खतरनाक गामा रेज ही होती है। तो गामा में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो सीधा का सीधा निकल गया। बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो बच्चों ये तीन तरह के रेडिएशन है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये हमें स्किन कैंसर, कलर ब्लाइंडनेस करने का काम कर देते हैं। और इवन गामा रेज तो सीधा मार देती है, छूते साथ ही मार देती है। अगर हमारे शरीर के आर पार हो गई तो एकदम छुएगी और इमीडिएटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जेम्स चैडविक ने क्या करा? इससे बचने के लिए जेम्स चैडविक एक मेटल शील्ड बनाना चाहते थे। मेटल शील्ड की मेटल के कंटेनर कोई बनाना चाहते थे कि जिसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रखा जाए और रेडिएशन भी ना फैले और हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तुक्केबाजी में फिर उनसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे करी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या रेडियोएक्टिविटी आप समझ गए, और जो बात मैंने एक्सपेरिमेंट में यहाँ लिखी है वो मैंने यहाँ पे समझाई है। वो दोज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड
नेगेटिव प्लेट, तो असल में वो पॉजिटिव होगा, उसको अल्फा बोल दिया। जो कि पॉजिटिव प्लेट पर अट्रैक्ट होगा वो नेगेटिव का होगा, जिसे बीटा बोलेंगे, और जो अनडिफ्लेक्टेड निकलेगा उसे गामा रे बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, रेडियो एक्टिविटी आ गई होगी आपको समझ में। अब बढ़ते हैं आगे और फटाफट पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर टॉपिक नंबर डी पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो थ्योरी मैंने पहले ही रेडी कर दी है क्योंकि थ्योरी तो समझानी पड़ेगी। तो वो 2-3 एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कंटेनर बनाने की बात भी कर रहे थे, वो स्कैटरिंग अल्फा भी करा रहे थे। तो जब वो कंटेनर की बात कर रहे थे, स्कैटरिंग अल्फा कर रहे थे, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पड़ी बच्चों। तो ही वॉज ऑब्जर्व डेट कि जब उसने बेरिलियम की प्लेट ली और बोरॉन की प्लेट ली, जब उसने बेरिलियम की प्लेट ली या बोरॉन की प्लेट ली, या तो बेरिलियम की लो या तो बोरॉन की लो, और उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को हिट कराया। अल्फा पार्टिकल को क्या कराया? हिट कराया। तो अल्फा पार्टिकल लगातार जब हिट हो रहा था तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, जैसे रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में स्कैटर कर रहा था। लेकिन बच्चों स्कैटर करते करते उन्होंने एक चीज देखी कि अगर वो फील्ड लगा देते हैं और ऐसी फील्ड लगा देते हैं या कोई मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देते हैं तो कुछ पार्टिकल निकल रहा है और वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड इधर जा रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड। तो आप बोलोगे सर अभी तो हमने गामा रे पढ़ी है, शायद वही हो, पर गामा रे तो रे है, उसमें कोई पार्टिकल तो होगा नहीं, तो कुछ अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। और वो अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल फिर बाद में न्यूट्रॉन का रूप ले लिया उसने। और कैसे लिया, इसका साइंटिफिक रीजन बेरिलियम और बोरॉन से ही मिलेगा हमको। तो जेम्स चैडविक ने हमको बेरिलियम और बोरॉन की रिएक्शन करवाई बच्चों। तो बेरिलियम और बोरॉन की रिएक्शन नंबर फर्स्ट ये कराई कि बेरिलियम जो है, जैसे आपके पास हीलियम अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, तो हीलियम आपका अल्फा पार्टिकल होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ठीक है। और अगर मैं बेरिलियम से रिएक्शन कराऊं, किससे रिएक्शन कराऊं? Be मतलब बेरिलियम, बेरिलियम का साइन Be होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो बेरिलियम का मास होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास होता है 9, मास होता है 9। तो बच्चों जब 2 और 4 यानी कि एटॉमिक नंबर को जोड़ा गया तो 2 और 4 क्या होगा? 6 होगा। तो बताओ आपने टेबल पे ऐसा कौन सा एलिमेंट पढ़ा है जो छठे नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पढ़ा है ना, तो छठे नंबर पे कौन आता है? तो यार छठे नंबर पे तो कार्बन आता है। छठे नंबर पे कौन आता है? कार्बन। और उसका मास मुझे पता है कि 12 होता है, उसका मास मुझे पता है 12 होता है। तो बाकी मास कहाँ गया? क्योंकि यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 मास है, बाकी मास कहाँ गया? तो बाकी मास एक पार्टिकल के रूप में निकल गया जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। दोबारा सीखो, मैंने क्या बोला? मैंने दूसरी रिएक्शन में सिखा देता हूं। ये आपका अल्फा पार्टिकल है जो बोरॉन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? बोरॉन से। बोरॉन आता है कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। बोरॉन कौन से नंबर पे? सॉरी 5 नंबर पे। और बोरॉन का मास होता है 11। तो अगर 2 और 5 में ऐड करूं तो कितना होता है? 7 होता है, 7। तो 7 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? 7 नंबर पे तो नाइट्रोजन आता है। और नाइट्रोजन का मास आपको पता है कि 14 होता है, पर यहाँ पे एक मास ज्यादा हो रहा है। तो वो एक मास किसका ज्यादा हो रहा था? वो एक मास न्यूट्रॉन का ज्यादा हो रहा था। किसका ज्यादा हो रहा था? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? सिर्फ मास होता है। सिर्फ क्या होता है? मास होता है। और वो मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है। और वो मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज के लिए तो हम लिख देंगे, 0। चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखना गलत नहीं होगा बच्चों। हाँ, थोड़ी आगे जाके वैल्यू 49 और 59 में हो जाती है वो आगे जाकर, लेकिन 1.67 और 1.67 प्रोटॉन का और इसका मैच कर रहा था बच्चों। तो ये कहानी है जो मुझे आपको समझानी थी, वो मैंने रिएक्शन से भी समझा दी आपको और मैंने वैसे भी करके समझा दी जैसे हम लोग समझाते हैं, ठीक है। तो पता ही आपको, बाकी ये थ्योरी है, इस थ्योरी को आप नोट कर सकते हो और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। और आज का जो टारगेट है बच्चों वो हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। आज का टारगेट हो गया है हमारा कंप्लीट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि जे थॉमसन ने पहले दिया था, वो तरबूज वाला। फिर रुदरफोर्ड की बात करेंगे, रुदरफोर्ड ने फेल कर दिया था उस वाले को, तो बड़े दुख की बात है, पर फेल तो होना ही था, नहीं तो असली एटम कैसे आता है हमारे पास, ठीक है। तो रात के बज चुके हैं कम से कम 11, शायद 11, 11:30 हो चुका है, तो वीडियो भी अपलोड करनी है अभी तो। अच्छा जी, तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।
पढ़ते रहो, पहले लेक्चर भी देख लो, दूसरे लेक्चर को भी देख लो, चीज़ें कनेक्शन में कराई है मैंने, तो कहानियाँ से याद रखो सारी की सारी चीज़ों को, क्या क्या कहानी को मैंने जोड़ के पढ़ाया है उसी कहानियों से याद रखो, तभी थ्योरी आपको ध्यान हो पाएगी, याद हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि थ्योरी रटने की चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़ होती है। तो थ्योरी तो थ्योरी है, तो वो तो आप कर ही लोगे बच्चों। बस ऐसे ही डिसिप्लिन में पढ़ते रहो, रोज के नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि लास्ट में आप शायद रिवीजन भी कर सको, इसलिए सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं और रोज रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।